इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। Yes, dear class 9 ICSE students, today we will start finance and accounts. तो finance and accounts के जगत में स्वागत है आपका। क्लास 9 से ये स्टार्ट हो रहा है। आने वाले टाइम पे आपको पूरा अकाउंट्स बोलकर एक पेपर होता है। क्लास 11 एंड 12 में आपको 100 मार्क्स के पेपर अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत ही थ्योरेटिकल है। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स स्टार्ट finance and accounts. फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। अगर पैसा नहीं है, जैसे शरीर में अगर खून नहीं है तो शरीर नहीं चल सकता है, तो बिना पैसे के बिजनेस नहीं चल सकता। वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है जी। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फंड्स। ठीक है, बिना पैसा के बिजनेस कैसे करेगा? प्रोडक्शन करना है, सैलरी देना है, एडवर्टीजमेंट करना है, बच्चन साहब को पैसे देना है, शाहरुख खान को देना है, सलमान खान को देना है, सबको देना है, सैलरी देना है, वेयर हाउस वाले को जो दरवान है उसको देना है। तो पैसे तो चाहिए, पैसे चाहिए फॉर इट्स एक्टिविटीज़। अभी इतना कुछ जो मैंने बताया वो क्या है? वो एक्टिविटीज़ है ना। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ में सब कुछ आ जाता है। प्रोडक्शन भी आ जाता है, मार्केटिंग भी आ जाता है, सेल्स भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, परचेज भी आ जाता है, क्वालिटी कंट्रोल भी आ जाता है, सब कुछ एक प्रोडक्ट को बनाकर बेचने के लिए, प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज, यही तो बिजनेस है। तो जितने भी एक्टिविटीज़ करना है, सारे एक्टिविटीज़ के एक्सचेंज में देना पड़ता है पैसा। सो ठीक है जी। तो एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फंड्स एंड साउंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। ये साउंड मैनेजमेंट मतलब सर जब हम मैनेज करेंगे तो क्या साउंड आएगा? अरे नहीं मेरे दोस्त, ये अंग्रेजी का शब्द है। साउंड मतलब गुड, गुड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। वाई गुड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स? अरे भाई कमाल का बात करते हो। अगर आपको मम्मी 500 रुपया देती है और अगर आप पैसे को कहीं इधर उधर रख के खो जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? अरे नहीं सर, बहुत खराब लगेगा। अगर आपने अपने दोस्त को पैसे दे दिए, 500 में से 200 रुपया आपने दे दिया और दोस्त वापस नहीं दे रहा है तो कैसा लगेगा?
अगर आपने किसी को कुछ बेच दिया और वो पैसे नहीं दे रहा है तो कैसा लगेगा सर? बहुत खराब लगेगा। तो इसीलिए फंड्स को बहुत सही तरीके से मैनेज करना है। तो फंड्स मतलब मनी, मनी का इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी हो सकता है, उसको सही तरीके से मैनेज करना है। अगर आपको स्टाफ को सैलरी देना है और स्टाफ आपका 10 दिन एब्सेंट है तो क्या आप उसको 30 डेज़ का सैलरी दोगे? नहीं, हम तो 20 डेज़ का देंगे जी। अगर आप एब्सेंट है उसके बाद भी 30 डेज़ का दे रहे हो तो क्या आप अपने पैसे को सही तरीक़ा से मैनेज कर रहे हो? आर यू मैनेजिंग योर फंड्स प्रॉपरली? नॉट एट ऑल। सो जहाँ पर भी पैसे का आउटफ्लो हो या पैसे का इनफ्लो हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा आउटफ्लो नहीं हो और इनफ्लो जो है, जो आने का है, जो आना चाहिए, जो अभी तक क्यों नहीं आया, उसको आपको चेज़अप करना है। तो ऐसा कब होता है कि जब इनफ्लो आने का और आया नहीं है? जब आप गुड्स को क्रेडिट में बेचते हो, उधार में, और सामने वाले ने कहा कि 30 डेज़ में हम पैसा दे देंगे, बट उसने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं और आपके अकाउंट्स वाले अभी तक फॉलो अप नहीं किए हैं, तो वेरी बैड। तो अकाउंट्स वाले भाई साहब आप लोग फॉलो अप करिए, क्या कर रहे हो? दिस इज नॉट गुड फंड मैनेजमेंट। ओके, सो ये सब क्या है? एकदम बिजनेस के सक्सेस के लिए, बिजनेस के सक्सेस के लिए क्या फंड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मीनिंग ऑफ फाइनेंस। अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब हम आपको कंपनीज एक्ट पढ़ा रहे थे दोस्त, कंपनीज एक्ट में हमने बताया था कि शेयर्स इशू होता है। तो बड़े बड़े कंपनीज पैसे कैसे लेती है मार्केट से? शेयर्स इशू करती है और शेयर्स के अगेंस्ट में देती है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब हुआ प्रॉफिट वाला हिस्सा। तो डिविडेंड के लालच में बहुत सारे लोग कंपनी को देते हैं पैसे, तो कंपनी को मिल गया फाइनेंस, मीनिंग ऑफ फाइनेंस। तो अगर पैसे कंपनी ने लिया और दिया शेयर, देखो दिया कुछ भी, कंपनी को एक बार तो पैसे मिल गया। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी बोलती है कि देखो भैया हम शेयर तो नहीं देंगे, हम आपको डिबेंचर देंगे, डिबेंचर। ठीक है, कंपनी आपको देना चाहती है डिबेंचर। तो डिबेंचर दो या शेयर दो, उसमें क्या फर्क है ये हम आगे पढ़ेंगे, नॉट नाउ। ठीक है, शेयर्स मतलब होता है इन शॉर्ट मालिकाना, डिबेंचर मतलब होता है कि मैंने आपसे लोन लिया है, लोन। तो कंपनी पैसे जो है, खुद का पैसा अगर माने तो शेयर कैपिटल, और अगर उधार में लिया है तो लोन, लोन को हम लोग कहते हैं डिबेंचर। तो कुल मिला के कंपनी को जब पैसे चाहिए होता है तो डिबेंचर प्लस लोन, प्लस शेयर्स। तो ये इस प्रकार से कंपनी पैसे का अरेंजमेंट करती है। और भी अरेंजमेंट के तरीके होते हैं। कंपनी बैंक से भी फाइनेंस करा सकती है, बैंक को बोला जी वर्किंग कैपिटल लोन दे दीजिए हमें, ठीक है, या प्रोजेक्ट फाइनेंस कर दीजिए, मेरे इस प्रोजेक्ट को बैंक आप प्लीज पैसे दे दीजिए। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस वर्ड आपने सुना होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे सीबी गुप्ता जी ने क्या लिख रखा है, आइए उसे समझ लेते हैं। बिजनेस फाइनेंस may be defined as the activity, एक्टिविटी मतलब देखो जो रेगुलर काम कर रहे हैं हम लोग, रेगुलर, बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी। सो बिजनेस फाइनेंस में बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द प्लानिंग। सर हर जगह प्लानिंग आ जाता है सर? अरे बिल्कुल, जिंदगी में हर जगह प्लानिंग आता है। अगर आपको कल स्कूल जाना है तो भी कैसे जाना है, कितना बजे पहुंचना है, कितना बजे उठना है, प्लानिंग तो करते हैं। तो ये आप लोगों को इतना इंटेलिजेंस रखना पड़ेगा कि जब भी आपको आंसर लिखना हो तो ये प्लानिंग शब्द तो आप लोग हर जगह फिट कर सकते हो, सोचने का नहीं है, ठीक है। सो बिजनेस फाइनेंस में बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द प्लानिंग, रेजिंग, रेज योर हैंड्स, तो अपने नीचे लेवल से ऊपर लेवल पे आ गए, रेज। तो जीरो लेवल पे अगर हम फाइनेंस में बैठे हैं तो रेज किया हमने फाइनेंस 5 करोड़ का, ठीक है। सो प्लान किया, पहले कौन से बैंक से लेना है प्लान किया, फिर हमने एक्सिस बैंक से लिया जी, लिया को हमने टेक्निकल भाषा में बोलते हैं आई रेज द फंड फॉर 5 करोड़। तो मैं आपको ये टेक्निकल भाषा सिखा रहा हूं क्योंकि ये टेक्निकल भाषा बुक में लिखा हुआ है और आपको मार्क्स भी मिलते हैं टेक्निकल भाषा लिखने से,
ठीक है, समझ लो हिंदी में, बट एग्जामिनेशन पे ये वर्ड आपको लिखना है रेज्ड। सो प्लानिंग किया हमने रेज किया। सो बिजनेस फाइनेंस का बात कर रहे हैं। सो वी प्लान्ड, वी रेज द फंड। अब एक बात बताओ, पैसे आ गए हैं। अब पैसे आ गए हैं तो भैया उसको क्या जैसे भी चाहे खर्च कर ले, हम जो मन में आया कर ले? नहीं, कंट्रोल करके करो भैया कोई भी काम। सो कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द फंड्स, ठीक है जी, एकदम सही है। अगर आपको भी अगर बड़े मुश्किल से पैसे मिलते हैं तो आप उसको कंट्रोल रखते हो, चेक में रखते हो कि भाई सही जगह खर्च कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दरकार है या नहीं है, तो इसमें कोई समझाने का कुछ नहीं है। यूज्ड इन द बिजनेस। सो कुल मिला के बिजनेस फाइनेंस का अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो ये आपको 4 बातें लिखनी होगी: प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग, ठीक है। सो ये आ गया PRCA, ठीक है, PRCA या CAR कार होता है और कार पेट्रोल से चलता है, CARP, ठीक है। तो कुछ भी आपको देखो, दिमाग को आपको ग्रिप में लेना होगा। तो अब CARP है तो आपको याद आ जाएगा, C से कंट्रोलिंग है, A से एडमिनिस्ट्रेशन है, R से रेजिंग है और P से है प्लानिंग। तो अब आपको पता चल जाता है कि भाई पहले प्लानिंग करते हैं, फिर रेजिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग करते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है, ये सब की वर्ड से अगर आपको याद आ जाता है तो आराम से आप मार्क्स 100 में से 100 ला सकते हो, और आपको लाना ही होगा। It involves the estimation, acquisition। अब देखो दोस्तों, ये एस्टिमेशन एंड एक्विजिशन जो है ना, ये आपके प्लानिंग और एक्विजिशन मतलब अक्वायर, कोई भी चीज को अक्वायर करना। अक्वायर करना मतलब ले लेना। तो कहीं ना कहीं रेजिंग एंड एक्विजिशन अंग्रेजी के शब्द है, मीनिंग वही है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स, देखो कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे आ गया, तो बेसिकली द सेम वर्ड इज बीइंग रिपीटेड। और इससे आपको एक फायदा ये होता है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो जाता है। हम आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं, उसका एक ही वजह है, इस चैप्टर को मैं चाहूँ तो 15 मिनट में फिनिश कर सकता हूँ, बट 15 मिनट में फिनिश करने से आपको 100 में से 100 मिलेगा नहीं। इसको 15 मिनट के जगह हम 45 मिनट लगाते हैं, ताकि आपका एक बार अगर आपने लेक्चर को सही तरीके से सुन लिया तो आपके दिमाग में, दिल में, ब्लड में हर जगह मिक्स हो जाएगा। और एक होनहार बच्चे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दरकार है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो, शॉर्टकट में एकदम भी नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो हायर स्टडीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो ये मज़ा आपको मैं दिला के रहूँगा, चिंता मत करिए। सो एस्टिमेशन, एक्विजिशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स of any kind used in meeting the needs and objectives of business firms। तो पैसे क्यों चाहिए भैया? कुछ भी दरकार हो सकता है, एक नया मशीन खरीदना है तो दरकार हो सकता है, तो बैंक से पैसे ले लिया। कुछ नया ऑर्डर कंप्लीट करना है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया जी अमेरिका से, मैं तो जी साल का 1 लाख पीस बनाता था, ये अमेरिका वाले ने 1 करोड़ पीस का ऑर्डर दे दिया जी, तो पैसे तो चाहिए ना। फंड्स यूज्ड इन कंपनीज आर नोन एज कॉरपोरेट फाइनेंस, ठीक है जी, कॉरपोरेट तो अपने को पता ही है, कॉरपोरेट फाइनेंस। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंस को मैनेज करना है, उस एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, हालांकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पूरा का पूरा चैप्टर है सीए फाइनल में, सीए इंटरमीडिएट में भी, ठीक है। तो कैसे अलग अलग तरीके से फाइनेंस को मैनेज किया जाता है उसका चैप्टर है। लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी क्या होता है जी? सर लिक्विड तो अपने को पता है, सॉलिड, ये है आइस, और ग्लास में अगर हम पानी रखते हैं वही आइस कन्वर्ट होके वाटर बन गया, और यही वाटर वेपर बन जाता है। तो लिक्विडिटी का मतलब ये है, जितना बर्फ में पानी था वो पिघल के उतना ही पानी ग्लास में आ गया, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मतलब ये है कि अगर आज के दिन में मेरे पास एक शेयर है, शेयर का कीमत है 1 लाख रुपया, मेरे पास 100 शेयर है,
₹1000 करके कीमत है। तो क्या मेरे पास, इसको हम कहेंगे आइस, तो क्या 1,00,000 जो आइस है उसको मेरे को वाटर में कन्वर्ट करना है। वाटर मतलब समझ लो मनी, तो तुरंत हो जाएगा, तुरंत। जैसे कि आइस को थोड़ा देर फ्रिज से बाहर निकाल के छोड़ दो, तुरंत तुरंत पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये शेयर, ये जो शेयर है स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मतलब होता है शेयर, तो शेयर एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं हम लोग, जाके मैंने तुरंत सेल कर दिया। तो ये इसका मतलब है लिक्विडिटी। बट क्या मेरे पास एक फर्नीचर है, फर्नीचर को मैं क्या तुरंत बेच पाऊंगा? नहीं बेच पाऊंगा। मेरे पास एक होंडा का जनरेटर है, 10 लाख रुपया का जनरेटर है, क्या 10 लाख का 10 लाख कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। सेकेंड हैंड जनरेटर मैं तो 5 लाख रुपया दूंगा आपको। तो क्या जनरेटर एक लिक्विड आइटम है? नहीं जी। बट क्या शेयर सर्टिफिकेट एक लिक्विड आइटम है? बिल्कुल जी। तो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम क्लास 9 में आपको मैंने समझा दिया है, ये जीवन भर आपके काम में आने वाला है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। कोई भी कंपनी काम कर रहा है प्रॉफिट के लिए, अपने को पता है। एंड सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी, इनसॉल्वेंट का वर्ड आपने सुना है शायद, नहीं भी सुना तो फर्स्ट टाइम सुन लीजिए। इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, बैंकरप्ट, पैसे नहीं है, खत्म हो गए। सो सॉल्वेंसी का मतलब है कि पैसे हैं, ठीक है, प्रॉफिट है, लिक्विडिटी है, ठीक है। सॉल्वेंसी है मतलब पैसे हैं। पैसे किसके लिए? हमने शर्ट बनाने का काम स्टार्ट किया, हमने शर्ट का कपड़ा खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, हमने कहा जी आपको 30 डेज बाद पैसा देंगे। समय तो भागता है, भागते भागते समय पहुंच गया। 1 मिनट रुकिए। समय हो गया जी, 30 दिन पूरे हो गए। तो 30 दिन के बाद जब मेरे को पैसे देने हैं तो क्या मेरे पास पैसे हैं? अगर पैसा है तो मैं सॉल्वेंट कंपनी हूं, पैसा है मेरे पास। और अगर पैसा नहीं है तो मैं इनसॉल्वेंट कंपनी हूं, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब बैंक में पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो भैया क्या चाहते हैं हम लोग? हम लोग तो हमेशा चाहेंगे कि हम सॉल्वेंट रहें, हम प्रॉफिटेबल रहें और मेरा लिक्विडिटी हमेशा अच्छा रहे। लिक्विडिटी अच्छा रहने का मतलब मैं आपको और एक बार एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अब समझ लो मेरे पास है 10 करोड़ रुपया, तो मैं बैंक में कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लेता हूँ बैंक वाले से कि भैया चलो ठीक है, तुम मेरे को ये बॉन्ड दे दो, कुछ भी ले लो जिससे मेरे को कमाई होते रहे। बैंक में 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और जब चाहे बैंक बोलता है जब चाहो आप इसको मनी में कन्वर्ट करा लो, मैं आपको तुरंत मनी में कन्वर्ट कर दूंगा, बट आपको मैं इंटरेस्ट भी देता रहूँगा। तो मेरा 10 करोड़ 1 साल बाद देख रहे हैं 11 करोड़ हो गया। तो अपने पास पैसा है, तो हम लिक्विडिटी को ध्यान रख रहे हैं, पैसे को इस तरीके से रख रहे हैं कि जब भी दरकार पड़े मेरे को पैसे भी मिल जाए और मेरा इंटरेस्ट अर्निंग भी चलते रहे। तो लिक्विडिटी हम चाहेंगे हमेशा स्ट्रांग रहे, प्रॉफिटेबिलिटी है रहेगा तो लिक्विडिटी स्ट्रांग रहेगा, और लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी है तो हम सॉल्वेंसी में भी है। मैं किसी को जब चाहूँ, जो मैंने कमिटमेंट दिया मैं पैसे वापस दे दूंगा। सो ये तीनों चीज़ अगर मैं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं बिजनेस के फंड्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ। सो ये क्या है? ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे को मैनेज करना है जी, इजी नहीं है। तो लिक्विडिटी सही रखो, कल को ऐसा नहीं कर दो। अब देखो, मैंने बैंक को 10 करोड़ रुपया दिया और मैंने बैंक को बोला जी मैं फिक्स डिपॉजिट करा रहा हूं, मतलब 5 साल तक मैं आपको ये पैसा मांगूंगा ही नहीं। तो क्या मैंने सही डिसीजन लिया? दैट डिपेंड्स। अगर मेरे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है कि ये 10 करोड़ मेरे को 5 साल तक लगने ही नहीं है तो सही है। बट इमेजिन अ सिचुएशन कि 5 महीने बाद ही आपको रुपया का दरकार है और आपके पास रुपया है, यू हैव द मनी, बट आपने गलती से बैंक को कहा कि हम फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं, अब मैं कुछ भी हो जाए मैं ये पैसे आपसे मांगूंगा नहीं। खुद के पैसे बैंक में दे दिया। क्यों दे दिया? फिक्स डिपॉजिट पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अरे इंटरेस्ट तो कमा लेना भैया, बट यहाँ आपका गुडविल खत्म हो जाएगा। बिजनेस में गुडविल खत्म तो सब कुछ खत्म। गुडविल मतलब विश्वास ऑफ द कस्टमर्स या विश्वास ऑफ द सप्लायर्स। तो क्या ये सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ? नहीं जी। तो बिजनेस को अगर चलाना है तो लिक्विडिटी,
प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी का ध्यान रखते हुए सही तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। अब देखिए, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, अब रीड करेंगे तो अब आपको तुरंत और अच्छे से समझ में आएगा। लिक्विडिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट कैश और कैशेबल फंड्स। अवेलेबल है क्या नहीं है? हाँ जी, मेरे बैंक में रखा हुआ है, बॉन्ड्स लिया हुआ है, तुरंत हम कन्वर्ट कर लेंगे तुरंत, तो अवेलेबल है। बट मैंने 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया है तो अवेलेबल नहीं है, तो ये बड़ा खतरनाक है जी। तो लिक्विडिटी नहीं रहा, मतलब बर्फ जो है वो अब तुरंत का तुरंत वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। कब होगा कन्वर्ट? 5 साल के बाद होगा। तो क्या ये लिक्विड है? नहीं नहीं, बर्फ बाहर रख दो, 5 साल तक बर्फ बर्फ है, अरे वाह, पानी नहीं बन रहा है, तो कैसे? क्या ये लिक्विड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो लिक्विडिटी नहीं है। सो लिक्विडिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट कैश और कैशेबल फंड्स टू मीट द नीड्स ऑफ बिजनेस व्हेनेवर नेसेसरी, जब दरकार हो। रेफ्रिजरेटर में बर्फ रखा हुआ है, जब दरकार हो बर्फ निकालो डालो, जब दरकार हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एकदम इजी हो गया आपके लिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। Solvency implies the ability to repay its debts, repay its debts। उधार में लिया था, तुरंत दे रहा हूं, at the right time 30 दिन का बोला था, 30 का 30 दिन में दे दिया। which requires that its assets are more than sufficient to meet its liabilities। ये जब हम अकाउंट्स करेंगे तो अकाउंट्स में एसेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। बैलेंस शीट का बात कर रहे हैं, जब बैलेंस शीट का टोटल करते हैं हम लोग, तो एक साइड होता है एसेट, इस साइड है लाइबिलिटी, इस साइड है एसेट। एसेट है मेरे पास 50 लाख रुपया, लाइबिलिटी है 20 लाख रुपया। तो क्योंकि एसेट का मतलब मेरे पास कितना है, मेरे पास 50 है, देना कितना है, 20 देना है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब मैं सॉल्वेंट हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा है, देने से भी ज्यादा है मेरे पास, तो मैं सॉल्वेंट हूं। सो ये सब टर्म्स जो है रटोगे तो मजा नहीं आएगा। कॉमर्स लिया है आपने तो ये सब टर्म्स तो आपके एकदम दोस्त होने चाहिए, जिगरी दोस्त होने चाहिए। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। The finance and accounts department of a business enterprise performs the following functions। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। पहले हमने बताया था कि एस्टिमेट करो, ठीक है, फिर रेज करो, एडमिनिस्टर करो, कंट्रोल करो, ठीक है। सो यही बात वापस से आ गया है। एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जो डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसको कितना का शेयर्स लेना है, कितना का लोन लेना है। 60% शेयर्स से लेंगे और 40% लोन से लेंगे, तो ये डिज़ाइन है जी हमारा। फिर हमने रेज कर लिया फंड को, रेज मतलब हमने शेयर इशू कर दिया मार्केट में, ठीक है, या डिबेंचर इशू कर दिया। रेजिंग द फंड का मतलब इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स। पैसे आ गए, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। रेज द फंड मतलब पैसे आ चुके हैं, आने के बाद उसको पैसे को कहाँ लगाना है, फिर जो बच गए पैसे उसको कैसे मैनेज करना है, और जो पैसा आ गया, अब हमने इन्वेस्टमेंट करना तो मशीन में, इन्वेस्टमेंट करना तो किसी भी चीज़ में, अब हमने पूरे साल में जो कमाया है पैसा, उस पैसे को कितना डिविडेंड देना, कितना % देना डिविडेंड, डिस्पोजल ऑफ अर्निंग, और फिर पैसे को पूरा कंट्रोल में रखना है जी, और उस पैसे का हिसाब किताब देना है, अकाउंटिंग। तो मेरे ख्याल से ये एकदम इजी था। फंक्शन, अब इसी बातों को हम थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे, समझाने का काम मैंने कर दिया है। अब ये जैसे ही रीड करेंगे तुरंत आपको लगेगा कि यस, हम तो चैंपियन हो चुके हैं ऑलरेडी। सो एस्टिमेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन द बिजनेस आर एसेंशियल। भाई देखो, पैसे जो हम लेते हैं ना, कोशिश तो हमेशा यही होना चाहिए कि पैसे बाहर से लेना ना पड़े। बाहर से पैसे लेने का मतलब है कि पैसे का इंटरेस्ट लगता है, खर्च लगता है, पैसे लेने का कॉस्ट है, द कॉस्ट इज इंटरेस्ट। सो कितने समय के लिए पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरे को 1 साल के लिए पैसा चाहिए तो मैं 1 साल के लिए ही पैसा लूँगा,
उस हिसाब से प्लानिंग करूंगा। मेरा पैसा का काम खत्म हो गया और मैं पैसे लेके रखा हूं, इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो बेवकूफ़ी है। सो कितना टाइम पीरियड के लिए चाहिए वो ज़रूरी है। एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स इज नेसेसरी। अगर हम एक्यूरेट नीड नहीं करते हैं, एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं करते हैं, सॉरी, तो भैया दिक्कत हो सकता है। पैसे का काम खत्म हो गया और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिए जा रहा हूं तो नुकसान हो रहा है, और कम पैसे ले लिया तो काम अटक गया, ये और बड़ा खतरनाक है। टू अवॉइड एक्सेस, देखो भैया एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, शॉर्टेज भी नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के एस्टिमेशन जो हम करते हैं भाई सिंपल है, इसको एकदम इजी ले लो ना। घर पे मेहमान आ रहे हैं, अब कितना समोसा मंगवाना है, ना ज़्यादा मंगवाएंगे ना कम मंगवाएंगे। कितना गुलाब जामुन मंगवाना है, ना ज़्यादा मंगवाएंगे ना कम मंगवाएंगे। ठीक है जी, 10% ऊपर नीचे हो गया, 2-4 समोसे 2-4 जलेबी बच गए तो मैं खा लूँगा यार, क्या दिक्कत है। बट 2-4 के जगह 200-300 पीस बच गए या 200-300 पीस कम पड़ गए तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है। कम पड़ने से बेइज्जती हो जाती है और ज़्यादा होने से बड़ा तकलीफ होता है। ठीक है, सो एक्सेस एंड शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। इन बिजनेस फंड्स आर नीडेड फॉर फिक्स कैपिटल। अब बता रहे हैं कि भैया पैसा क्यों चाहिए। भाई पैसा तो चाहिए, ऑफिस खोलना है, फैक्ट्री खोलना है, मशीन लाना है, फिक्स कैपिटल। ठीक है, इसे फिक्स कैपिटल कहते हैं, जो एक बार का खर्चा होता है और वो खर्चा बहुत सालों तक चलता है, तो उसे हो गया फिक्स कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल, वर्किंग मतलब जो डेली काम कर रहे हैं, डेली शर्ट बना रहे हैं तो डेली रॉ मटेरियल चाहिए, डेली लेबर पेमेंट चाहिए, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। देयरफॉर एस्टिमेट्स मस्ट बी मेड फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो आप तुरंत बोलोगे अरे सर वो तो डेली है ना। तो कोई भी चीज़ अगर डेली बेसिस का है तो वर्किंग कैपिटल मतलब हो गया शॉर्ट टर्म, और फिक्स कैपिटल मतलब हो गया लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये सब चीज़ रटने का नहीं है, समझने का। क्योंकि फिक्स कैपिटल में जो आप खर्च करते हो, मशीन खरीदते हो, तो 1 साल के लिए नहीं, हो तो 10 साल तक चलना है। तो जो भी लॉन्ग टर्म चलना है दैट इज लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। अब कितना पैसा चाहिए वो तो भाई अलग अलग फैक्टर्स है। क्या फैक्टर है? नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब जी मैं टेलरिंग बिजनेस करना चाहता हूँ तो मेरे को तो एक छोटा सा मशीन, 2-4 मशीन चाहिए, तो मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा। और मैं जी बोलता हूँ जी मैं तो रिफाइनरी प्लांट बैठाऊंगा जी, या मैं एलईडी मैन्युफैक्चरिंग करूँगा। तो जैसा बिजनेस है वैसा फंड्स का रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या बात है। नहीं मैं तो मिठाई का दुकान खोलूंगा जी, तो उस हिसाब से वैसा फंड्स का रिक्वायरमेंट है। तो नेचर किस नेचर का बिजनेस करेंगे हम, और बिजनेस भी किस साइज का करेंगे। अब मिठाई का दुकान भी अगर मैं खोलना चाहता हूँ, अरे जी मिठाई वाला है, मेरा नाम है मिठाई वाला, लल्लन मिठाई वाला, नाम पे मत जाना। मेरा मिठाई का दुकान पता कितना बड़ा, 1 लाख स्क्वायर फीट का। 1 लाख स्क्वायर फीट, हाँ 10 तल्ला का मिठाई का दुकान है। उसमें मैं इंडिया के कोने कोने के, बंगाल से लेकर बिहार से लेकर उड़ीसा से लेकर कर्नाटका से लेकर मध्य प्रदेश कन्याकुमारी तक के जितने भी अलग अलग मिठाई है ना, ये सब बेचता हूँ मैं। तो मिठाई वाला मतलब वो रास्ते का छोटा मोटा दुकानदार मत समझना, मैं हूँ लल्लन मिठाई वाला। तो नेचर एंड साइज, तो नेचर तो है मिठाई, बट साइज देखो बहुत बड़ा साइज है। तो बड़ा साइज है तो जी बैंक को मैंने अप्रोच किया, भाई 10 करोड़ रुपया दे दो, मिठाई का दुकान है अपना, 10 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक वाला बोलता है मिठाई का दुकान को 10 करोड़ का लोन, 10 लाख में तो हो जाता है। अरे सर मेरा साइज बहुत बड़ा है बिजनेस का। ठीक है, सो नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस समझ गया आपने। स्कीम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अरे सर हम जो मिठाई का दुकान जो बना रहे हैं सर, ऑटोमेटिक मशीन लगा रहे हैं सर, हम मॉडर्न तरीका से मिठाई बनाएंगे सर, पूरे देश को रेवोल्यूशनाइज कर देंगे सर। हमारा पैकेजिंग अलग है सर। सर हमने टाई अप कर लिया है सर अमेजोन से, अब हमारा मिठाई अमेजोन वाला बेचेगा सर इंडिया के कोने कोने पे। मॉडर्न स्कीम है सर, आप चिंता मत करिए, नुकसान नहीं होगा जी। बैंक, क्योंकि देखो जब भी बैंक पैसा देता है तो बैंक देखता है कि नुकसान तो नहीं हो जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा क्या नहीं आएगा, ये मेरे लोन का इंटरेस्ट दे पाएगा क्या नहीं दे पाएगा। सो स्कीम एंड मॉडर्नाइजेशन हमने दिखा दिया। एक्सपेंशन का भी स्कीम दिखा दिया। एक्सपेंशन का क्यों दिखाया? क्योंकि भैया जब हम काम कर रहे हैं तो काम तरक्की करेगा, प्रॉफिट करेगा, तो जी हम और मिठाई का दुकान खोलेंगे। आज कलकत्ता में खोलें, कल मैं बैंगलोर में खोलूंगा, फिर मद्रास में खोलूंगा, आपसे पैसा लूंगा और आपको इंटरेस्ट दूंगा बैंक। तो बैंक को लगता है वाह तुम तो होनहार बच्चे हो, तुम्हारे जैसे बच्चे अगर हो जाए देश में तो मैं तुमको पैसे दूं,
तुम मेरे को इंटरेस्ट दो और मैं छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जिनसे पैसे ले रखा हूं मैं उनको पैसे का इंटरेस्ट दे पाऊं। तो इस तरीके से बैंकिंग चलता है मेरे दोस्त। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, किस टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, क्या हमारा परचेज एंड सेल का टर्म्स है, साइक्लिकल एंड सीजनल फ्लक्चुएशन, बैंक सब कुछ देखेगा, जो भी पैसे देगा सब कुछ देखेगा जी। Various techniques of long range planning and budgeting are used for estimating the amount and types of funds required in business during a given period of time. The total amount of long term funds is known as capitalization. तो चलो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी मैंने समझा दिया। हालांकि क्लास 9 के हिसाब से जनरली इतना समझाया नहीं जाता, आप लोगों को बस बोला जाता है कि रट लो, बट रटने में मज़ा नहीं आएगा, ये हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप समझे ना। सो आइए देखते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द काइंड एंड प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज यूज टू रेज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ फंड्स। डिफरेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो शेयर्स में भी क्या होता है ना, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो डिफरेंट सिक्योरिटीज, किस टाइप का हम सिक्योरिटी देंगे और कैसा पैसा हम लेंगे, किस इंटरेस्ट पे लेंगे, क्या देंगे नहीं देंगे, तो अलग अलग ये सब आप हाई लेवल पे पढ़ोगे। वंस द अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड इज एस्टिमेटेड, हमने एस्टिमेट कर लिया जी हमें 100 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, ये हमारा एस्टिमेट है। द सोर्स फ्रॉम विच द मनी टू बी कलेक्टेड आर डिसाइडेड, जी 60 करोड़ का तो जी हम लेंगे शेयर कैपिटल और 40 करोड़ का लेंगे डिबेंचर। तो ये हो गया ना 60:40 का रेशियो। फंड्स कैन बी रेज फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। चलो जी एक काम करते हैं, डिबेंचर वाले से ना ये सिर्फ 20 ले लेते हैं और 20 बैंक से ले लेते हैं। पब्लिक डिपॉजिट एटसेट्रा, पब्लिक से भी ले सकते हैं कभी कभी। तो किस रेंज पे लेना, अलग अलग लोग हैं, तो आपको ये कैपिटल स्ट्रक्चर पे कहाँ से पैसा आ सकता है, तो ये आपको बताना होगा जी। पैसा इक्विटी शेयर कैप होल्डर से आ सकता है, पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आ सकता है, डिबेंचर होल्डर से आ सकता है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आ सकता है, पब्लिक डिपॉजिट से आ सकता है और एटसेट्रा है, ठीक है, और भी लोग से आ सकता है। The source of funds should be selected carefully, keeping in view the amount and type of funds required and the merits and demerits of each source. तो देखो ये तो हम कैलकुलेट करेंगे कौन सा लेना है, कैसे लेना है, किस रेट पे लेना है, कौन सा लेकर फ़ायदा है, शेयर से लेकर फ़ायदा है, बैंक से लेकर फ़ायदा है, तो ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। भाई जैसे हम ड्रेस खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, कौन सा कंपनी का लूँ जी, सोनी का लूँ, सैमसंग का लूँ, किस में वारंटी है, किस में गारंटी है, तो भाई हर आदमी अपना अपना सोच लेता है, टेंशन नहीं है जी। आफ्टर सेलेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स द रिलेटिव प्रोपोर्शन मतलब कितना परसेंट क्या लेना है, प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज में देख लेना। द रिलेटिव प्रोपोर्शन बिटवीन इक्विटी दैट इज कैपिटल एंड डेट इज डिसाइडेड। डेट मतलब लोन, ठीक है, इक्विटी मतलब मालिकाना शेयर कैपिटल। This is called capital structure. Capital structure means the type of securities to be issued and the proportionate amount, ये वापस से रिपीट किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, समराइज वे में, and the proportionate amount that make up the capitalization. A proper balance between equity and debt is necessary for the financial health of business. ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये इसलिए कह रहे हैं जी क्योंकि जो इक्विटी वाले होते हैं वो मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि वो मालिक होते हैं। बोला भाई बिजनेस जब प्रॉफिट करेगा तो प्रॉफिट होने के बाद मुनाफा मिलेगा, तो वो चुपचाप शांति से बैठे हैं। बट ये जो डेट वाले होते हैं, भैया आप मेरे को आपके बिजनेस के मुनाफे से मतलब नहीं है, मेरे को साल के एंड में इतना इंटरेस्ट आप मेरे को दोगे, तो आपको उतना ही इंटरेस्ट के हिसाब से डिबेंचर लेना है, डिबेंचर वालों से पैसा लेना है जितना आप उनको इंटरेस्ट दे पाओ। अगर नहीं दे पाओगे तो आपकी कंपनी का लुटिया गोल हो जाएगा, क्योंकि वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो हमेशा
प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर बैलेंस के साथ काम करने का। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, फंड्स को रेज करना है। सोर्स हमने सेलेक्ट कर लिया, रेज मतलब अब चलो उठा लो यार, पैसा उठा लो। आफ्टर द सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड द रिलेटिव प्रोपोर्शन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। रिलेटिव प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिटवीन देम इज डिसाइडेड, स्टेप्स आर टेकन टू कलेक्ट द नेसेसरी फंड्स। अब भैया कलेक्ट कर लो। For this purpose, a prospectus is prepared and approved from SEBI, that is Securities Exchange Board of India. कहने का मतलब ये है कि अगर आप शेयर्स इशू करना चाहते हो तो एक प्रोस्पेक्टस का होना जरूरी है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा लोगों को। उस प्रोस्पेक्टस में आपको सारा डिटेल बताना होगा, ऐसे ही पैसे नहीं ले सकते हो, ठीक है। अंडरराइटर्स, जब भी आप शेयर इशू करते हैं तो कौन आपके उस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, अंडरराइटर्स बोलते हैं उसे। एंड ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड फॉर द सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एडवर्टाइजमेंट्स आर रिलीज्ड, agreements are made with financial institutions for raising loan, etc. The number of shares and debentures to be issued and the terms and condition of issue are decided before the issue of prospectus. Of course, भैया कि हम स्कूल बना रहे हैं जी, स्कूल या कुछ भी अगर हमको पैसे उठाना है तो मेरे को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तो डिसाइड करके तब देना होगा ना, पहले डिसाइड करना होगा, प्रोस्पेक्टस में लिखना है मेरे को। The terms and condition of issue depend upon the reputation of a firm, the condition in the capital market, and the attitudes and policies of the management, etc. अब मैं जी एक बात बताओ, आज के दिन में रिलायंस जो है, रिलायंस इशू करता है प्रोस्पेक्टस कि जी मैं रिलायंस हूँ जी, मेरा शेयर्स का ये दाम है जी, आप लोग लेना चाहते हो तो ले लो। और मैं जी, मेरे को कोई नहीं जानता, BACA क्लासेस मात्र 40-45 हज़ार सब्सक्राइबर्स है, बच्चे जानते नहीं हैं और बच्चे यूट्यूब में रिव्यू भी नहीं डालते हैं जिससे मेरे को और लोग जाने, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। तो भैया रिव्यू डाल दिया करो, थोड़ा सा लोग मेरे को भी जानना शुरू कर देंगे। तो किसका शेयर सब्सक्राइब होगा? भैया ऑफ कोर्स जो ज़्यादा अच्छा है, पॉपुलर है, उसको पैसे मिलेंगे। तो चलो रेजिंग द डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, रेजिंग द फंड्स हमने समझ लिया। तो नेक्स्ट अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। पैसा तो आ गया जी, पैसा आ गया है। पैसा आने के बाद तो भैया बहुत मज़ा आता है, जब पॉकेट में होता है पैसा तो आओ चलो शॉपिंग करने निकलते हैं। तो भैया इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। पैसा ले लिया बिजनेस के लिए, बेटे का शादी करना था, कर दिया जी, 5 स्टार होटल ताज बंगाल में किया, वो भी बाहर जाके किया, इधर किया उधर किया, बहुत मजा किया। तो लिया पैसा बिजनेस करने के लिए, बट जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने अपने बच्चों का शादी बड़ा धूमधाम से किया। तो क्या इसे हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कहेंगे? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। प्रूडेंट मतलब समझदारी के साथ। Prudent investment of funds is necessary for profitable use of funds. Prudent investment of funds. The investment of long-term funds is decided through capital budgeting. अब ये capital budgeting क्या है ये आप higher studies में पता करोगे। Several techniques are used for the evaluation of alternative investment proposal. अलग अलग टेक्निक से हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट करना है। Investment decisions should be made keeping in view the objectives of liquidity, profitability and solvency. याद है ये मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 3 पिलर है, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी। तो भूलने का नहीं है, ठीक है। सो ये कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इन तीनों के बोलते हैं ना, तीनों के छालनी से छान के हमें पता करना है। किसी को भी पता होता है कि कल हम कितना कमाने वाले हैं, किसी को नहीं पता होता है, बट हम एस्टिमेट करते हैं। एज द फ्यूचर अर्निंग्स आर अननोन, बिल्कुल जी, हमें नहीं पता है कि हम कितना कमाएंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व सम रिस्क। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मेंटेन द राइट बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, तो रिस्क एंड रिटर्न का बैलेंस ज़रूरी है।
ठीक है। द ग्रेटर द डिग्री ऑफ रिस्क द हायर शुड बी द रिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अगर रिस्क ज़्यादा है, अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ मेरे पैसे खोने का, तो कम से कम उसमें मुनाफा तो ज़्यादा मिले। तो इसी प्रकार से अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और अगर आप बैंक में जाके देते हो, तो बैंक में सबसे कम रिस्क होता है पैसे डूबने का, तो मगर आपको वो रिटर्न भी जो है, बैंक आपको रिटर्न भी देगा 6% का। बट यहीं आप शेयर मार्केट में जाते हो, तो शेयर मार्केट में अगर आप अलग अलग कंपनी का शेयर्स खरीदते हो, तो ऐसा हो भी सकता है कि आपको रिटर्न 20% का भी मिल जाए, रिटर्न 25% का भी मिल जाए। रिस्क है। और ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न 3% का मिले, और ऐसा भी हो सकता है रिटर्न मिलना तो दूर का बात है, शेयर खरीदा था 100 रुपये में, आज उस शेयर का दाम हो गया 50 रुपया, तो रिटर्न तो भैया मिलना दूर का बात है, लॉस हो गया, आधा हो गया। 1 करोड़ रुपया शेयर मार्केट में लगाया और आज कीमतें हो गई हैं शेयर्स की आधी, तो मेरा 1 करोड़ ना 50 लाख का हो गया। इससे तो बैंक में लगा देता पैसा। तो ये बड़ा दुख होता है अंदर ही अंदर। तो रिस्क लिया था भैया, 25% का लालच था दिमाग में, राइट। तो 25% का लालच अगर है आपके दिमाग में, तो 1 करोड़ रुपया 1 साल बाद कितना होगा? 1 करोड़ रुपया 1 साल बाद होगा 1.25 करोड़। बैंक में लगाओगे तो 1 करोड़ होगा 1.06 करोड़। रिस्क किसमें ज्यादा है? रिस्क इसमें ज्यादा है, रिवॉर्ड भी इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो रिस्क है, तो ये 1 करोड़ 25 लाख आपका 0.75 करोड़ भी हो सकता है, ये रिस्क है। तो आपने रिस्क लिया तो आपने गेन किया। तो बिजनेस का नियम होता है जितना रिस्क लोगे उतना ही गेन करोगे, बट उतना लॉस का भी चांसेस रहता है। मैनेजमेंट ऑफ कैश, ठीक है जी, पैसा आ गया है, मैनेज करना है हमें। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश मस्ट बी मेड अवेलेबल इन बिजनेस एट ऑल टाइम्स टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। अब कुछ बच्चों को लगता है कि कैश मतलब लिक्विड कैश, जैसे 500 रुपया का नोट, वो ऑफिस में होना चाहिए। अगर कैश मतलब आपके जो बैंक में जो पैसा रखा हुआ है, जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो, तो उससे भी हम कैश ही कहेंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इज नेसेसरी टू मेंटेन लिक्विडिटी। कैश तो अपने आप में लिक्विड है। एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब आपके बारे में लोग गलत गलत सोच रहे हैं। क्यों भाई? अरे आप तो पैसा ही नहीं दिए टाइम पे। तो अगर आप पैसा नहीं दोगे टाइम पे, तो आपको क्या नेक्स्ट टाइम अगर आप शर्ट बनाते हो, तो शर्ट बनाने के लिए जो मिल से जो आपने क्लॉथ मंगवाया था, मिल वाले को आप पैसे नहीं दे रहे हो, तो क्या वो मिल वाला आपको कपड़ा देगा? नहीं देगा। तो क्रेडिट वर्दीनेस खत्म हो रहा है आपका पैसा, क्योंकि आपने टाइम पे नहीं दिया। तो पैसा टाइम पे देना है। एट द सेम टाइम आइडियल कैश शुड बी अवॉइडेड एज इट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ अर्निंग्स। आइडियल कैश मतलब बैंक में रखा हुआ है 10 करोड़ रुपया, I'm so sorry। तो 10 करोड़ बैंक में आइडियली रखने से अच्छा उसको कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करने से क्या होगा? 10 करोड़ का कम से कम अगर 1% का भी रिटर्न है, तो 10 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज इज नेसेसरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। कैश बजट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड अदर टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो चलो जी, कैश मैनेजमेंट के बारे में भी आपने एक हल्का सा, दिस इज जस्ट 1 पैराग्राफ, आगे चल के आपको पूरा काम करना है। तो क्लास 9 के स्टूडेंट हो, बस सिर्फ समझ लो कि ऐसा ऐसा होने वाला है आपके साथ आगे। डरा नहीं रहा हूँ, बहुत ईजी होता है, चिंता मत करो। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे हायर स्टडीज़ में, तो कोई चिंता ही नहीं है। डिस्पोजल ऑफ अर्निंग्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्निंग्स इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। इट इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटिंग टू डिविडेंड पॉलिसी। अब देखिए, पैसा तो कमा लिया, अब डिविडेंड देना है, जो प्रॉफिट बांटना है उसे डिविडेंड कहते हैं। अब वो डिविडेंड कैसे देंगे, कितना % देंगे? प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। प्लाउइंग बैक मतलब हमने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, हम 50 लाख तो बांट दे रहे हैं, 50 लाख को वापस बिजनेस में रख रहे हैं, तो इसे कहते हैं प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स।
चलो 50 लाख में हमने 20 लाख का रिजर्व क्रिएट कर दिया कि इस पैसे को कोई छुएगा नहीं, ये पैसा सिर्फ इस मशीन खरीदने के लिए रिजर्व्ड है। Such decisions are made on the basis of amount and trend of firm's earnings, capital market conditions, modernization and expansion plans, taxation policies etc. कई बार टैक्सेशन पॉलिसी के वजह से भी हम लोग कुछ कुछ रिजर्व रखते हैं। ये सब देखो, सब कुछ आप धीरे धीरे समझ जाओगे जब आप आगे बड़े क्लासेस में जाओगे। फाइनेंशियल कंट्रोल, evaluation and control of financial performance is necessary for ensuring the financial health of business. It involves the development and the use of appropriate control techniques, return on investment, budgetary control, internal audit, ratio analysis, break-even analysis and several other techniques are used for this purpose. Control techniques है जी कि हम सही तरीके से फंड को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो अलग अलग कंट्रोल बताया गया है, ये सब यूज़ करते हैं हम लोग। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला है, बजटरी कंट्रोल है, इंटरनल ऑडिट है, चेक करते हैं, ऑडिट मतलब चेक करते रहना, रेशियो एनालिसिस करना, ब्रेक इवन एनालिसिस करना, ब्रेक इवन मतलब क्या होता है कि जितना खर्चा है उतना इनकम आ गया तो बराबर बराबर हो गया। ब्रेक इवन, ब्रेक मतलब क्या, जैसे एक लाइन है, अगर ये 100 सेंटीमीटर का लाइन है तो इसको अगर मैंने बीच से काट दिया तो ये 50, ये 50, तो मैंने इसको तोड़ दिया। इवन मतलब इक्वल, तो जितना का एक्सपेंस है उतना का ही इनकम है, तो ये ब्रेक इवन हो गया, ठीक है। एंड सेवरल अदर टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो देखो, बहुत डिटेल में पढ़ाने से एक फायदा क्या है, समझाने से फायदा ये है कि आपका दिमाग में रह जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ब्रेक इवन देखो, हमारे टीचर्स ने हमें कभी ऐसा नहीं समझाया। ब्रेक इवन अकाउंटिंग, अब फाइनली क्या होता है, शेयर होल्डर्स को ना बैलेंस शीट देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देना पड़ता है, तो ये सब स्टेटमेंट जो बनाते हैं हम लोग, जिस फॉर्मेट में बनाते हैं उसे कहते हैं अकाउंटिंग। In most firms, finance and accounts are combined into one department. In some very big firms, finance and accounts are two separate departments. Accounting is the art of classifying, recording, analyzing and interpreting business transaction. ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये डेफिनेशन आप हमेशा पढ़ोगे। अकाउंटिंग इज द आर्ट, क्लासीफाई करो, ये सब सैलरी है, ये सब परचेज है, क्लासीफाई कर रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रिक है, ठीक है, क्लासीफाई करके जितने भी रेंट है, अलग अलग फैक्ट्री का रेंट, जितने भी सैलरी है, सबका एक सैलरी का हेड आ गया, तो क्लासीफाई किया हमने, फिर रिकॉर्ड किया, फिर एनालाइज किया, फिर इंटरप्रेट किया बिजनेस ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन मतलब वही ट्रांजैक्शन जिसमें मनी का आउटफ्लो हो। आपके बैंक मैनेजर साहब रिटायर कर गए हैं तो क्या वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा? नहीं जी। क्यों? अरे सर, बिजनेस में हमारे इतने बड़े सीनियर बैंक मैनेजर थे, या हमारे ऑफिस के बहुत बड़े फाइनेंस हेड के वो उनका डेथ हो गया। भैया डेथ हो गया तो हो गया, बट उससे क्या बिजनेस का पैसा आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ जी। बिजनेस से पैसा बाहर गया, पैसा अंदर आया, तो उसे मानेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बस पैसा अंदर और बाहर जाएगा तो ही उसे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, तो ही उसे क्लासीफाई करेंगे, तो ही उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद एनालाइज करेंगे, और उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करेंगे भैया, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, क्या किए हम, गलत किए, सही किए, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं अब आपको समझ में आ गया। बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। सो व्हाट डू वी रिकॉर्ड, व्हाट डू वी क्लासीफाई, व्हाट डू वी इंटरप्रेट? वी इंटरप्रेट बिजनेस ट्रांजैक्शन। Accounts need to be maintained not only to ascertain the profit and loss of the business, but for several other uses. Financial accounting, cost accounting and management accounting are the three branches of accounting. तो ठीक है, ये आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। 3 branches of accounting, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आराम से लिख दीजिएगा। ओके, आई थिंक कि ये चैप्टर तो बस आखिरी सांसें गिन रहा है। तो कंपनी में हेड में है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद है मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उसके बाद है डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और उसके बाद बहुत सारे लोग हैं। तेरा क्या होगा? उसके बाद है फाइनेंस मैनेजर, ट्रेजरर, अकाउंट्स मैनेजर, कंट्रोलर, फिर ये फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बैंकिंग रिलेशन, कैश मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कहाँ पर पैसे डाल रखे हैं, और कंट्रोलर क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टीचिंग यू ऑल। आई नो कि यू लव मी एंड आई ऑल्सो लव यू, सो टेक केयर, बाय बाय।
you